नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो है यूपी टेट जूनियर और सुपर टेट के लिए, यानी कि जो जूनियर स्तर का, उच्च प्राथमिक स्तर का, जिसमें विज्ञान के अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। यूपी टेट 2020 के लिए, साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये वीडियो है जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो जूनियर की वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी विज्ञान पूछी जाएगी, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोशिश ये की गई है कि जो प्रश्न NCERT के हैं उनको आपके बीच लाया जाए। जो प्रश्न वास्तव में पूछे जाने हैं SCERT के पाठ्यक्रम के, उनको आपके बीच लाया जाए। तो चलिए, समय को ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो रहेंगे वस्तुनिष्ठ रहेंगे, और उसके बाद कोशिश ही की जाएगी कि जो भी NCERT और SCERT में जो प्रश्न वन लाइनर के बन रहे हैं वो भी साथ ही साथ करवा दिए जाएँ आप लोगों को। तो ये पहला वीडियो है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, तो निश्चित रूप से आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो जो लोग यूपी टेट 2020 उच्च प्राथमिक स्तर के लिए तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अंतराणुक बल सबसे अधिक प्रबल किस में होता है? गैस में होता है, द्रव में होता है, या ठोस में होता है, या सभी में समान होता है? तो दोस्तों, अंतराणुक जो बल होता है वो दो पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल जो क्या कहलाता है? अंतराणुक बल कहलाता है। तो ये सबसे अधिक जो प्रबल होता है वह होता है ठोस में, और सबसे कम किस में प्रबल होता है? गैस में। तो इसका विकल्प कौन सा सही है? C। अंतराणुक बल समझ गए किसको कहते हैं? आपने पढ़ा होगा, कक्षा 8 में पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा अंतराणुक बल। तो पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? अंतराणुक बल कहलाता है। तो विकल्प इसका C सही हो जाएगा। अंतराणुक दूरी सबसे कम किस में होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या सभी में समान होती है? तो दोस्तों, जो सबसे दूरी कम होती है वो ठोस में होती है, क्योंकि सबसे अधिक बल किस में लगता है? ठोस में लगता है। और अंतराणुक बल यानी जो अणु होते हैं वो दूर दूर किस में होते हैं? गैस में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में बढ़ती हुई कठोरता के लिए कौन सा क्रम ठीक है? विकल्प आपके सामने है। द्रव गैस ठोस, गैस द्रव ठोस, ठोस द्रव गैस, या गैस ठोस द्रव। बताइए। तो दोस्तों, बढ़ती हुई कठोरता के क्रम में सबसे पहले गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? B सही हो जाएगा। अगला है, द्रव क्या है? असंपीडीय होते हैं, इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। बहुत अधिक संपीडीय होते हैं, इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। अपेक्षाकृत असंपीडीय होते हैं, तरल होते हैं, इनका निश्चित आयतन परंतु अनिश्चित आकार होता है। बहुत अधिक असंपीडीय होते हैं, इनका आयतन निश्चित रूप से परंतु आकार अनिश्चित होता है। तो दोस्तों, द्रव किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों, द्रव जो होता है वो अपेक्षाकृत असंपीडीय होता है, तरल होता है, और इनका निश्चित आयतन परंतु अनिश्चित आकार होता है। यानी द्रव जिसमें रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ये चीज़ आपने बहुत पहले पढ़ी होगी, लेकिन अगर इसी प्रकार का प्रश्न आपको मिल जाएगा परीक्षा में तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठोस, द्रव, गैस। तापमान बढ़ने से मिश्रित होने वाले कणों की गति घटती है, समान रहती है, बढ़ती है, बढ़ती रहती है। तापमान बढ़ने से मिश्रित होने वाले कणों की गति क्या होती है? दोस्तों, जो तापमान बढ़ता है तब जो है गति भी बढ़ जाती है। तो विकल्प C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब नमक चीनी को पानी में घोलते हैं तो वे कण जल के कणों के बीच कहाँ समावेशित हो जाते हैं? नमक चीनी को पानी में घोलते हैं तो वे कण जल के कणों के बीच कहाँ समाहित होते हैं? भरे हुए स्थानों पर, अधूरे स्थानों पर, रिक्त स्थानों पर, या बचे हुए स्थानों पर? बताइए। दोस्तों, जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें जो है ये नमक और चीनी का पानी घोलते हैं तो ये कण रिक्त स्थानों पर समावेशित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, किसके कण निरंतर गतिशील होते हैं? साधनों के, साध्यों के, पदार्थों के, या संसाधनों के? बताइए। किसके कण निरंतर गतिशील होते हैं? दोस्तों, पदार्थों के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। तो विकल्प C सही हो जाएगा। जलती हुई अगरबत्ती की सुगंध दूर तक फैलती है, किसके कारण? कणों की गतिशीलता के कारण,
अगरबत्ती के सुगंधित पदार्थों से, अगरबत्ती के जलने से या हवा चलने से। जलती हुई अगरबत्ती की सुगंध दूर तक क्यों फैलती है? विकल्प आपके सामने है, बताइए। दोस्तों, जो जलती हुई अगरबत्ती की सुगंध होती है वो कणों की गतिशीलता, यानी जो धुआं निकलता है उसमें से, वो कणों की गतिशीलता के कारण जो है फैलती है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, बताइए। पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों, कणों में जो होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती हैं, समान रहती हैं, बढ़ती हैं या घटती बढ़ती रहती हैं? बताइए। यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, यदि तापमान बढ़ा दिया जाएगा तो गति जो है वो बढ़ जाएगी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो विभिन्न कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? मिश्रण, संयोजन, संयुक्तीकरण या विसरण? बताइए। दोस्तों, दो विभिन्न कणों का जो आपस में मिलना है वो कहलाता है विसरण। याद रखिएगा, विसरण बोलते हैं दो विभिन्न कणों का स्वतः आपस में मिल जाना विसरण कहलाता है। किनका निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयनन होता है? बताइए। गैसों का, द्रवों का, ठोसों का या किसी का नहीं? तो दोस्तों, निश्चित आकार की बात की जाए, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन की बात की जाए तो ये होते हैं ठोस। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। किसकी संपीड्यता नगण्य होती है? ठोस, द्रव या गैस? बताइए। दोस्तों, ठोस की संपीड्यता जो है वो नगण्य होती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विसरण संभव है ठोस में, द्रव में, गैस में? ठोस, द्रव और गैस में? बताइए। विसरण संभव है। तो दोस्तों, विसरण क्या होता है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः आपस में मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो ये विसरण किस में संभव है? ठोस में, द्रव में या गैस में? तो ये विसरण संभव होता है ठोस, द्रव और गैस, तीनों में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। विसरण की अधिकतम दर ठोस में होती है, द्रव में होती है, गैस में होती है, किसी में भी नहीं होती है? दोस्तों, विसरण की जो अधिकतम दर है वो किस में होती है? गैस में होती है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। गैसों में विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि उनमें क्या होता है? रिक्त स्थान अधिक होता है, रिक्त स्थान कम होता है, रिक्त स्थान नहीं होते हैं, गतिशीलता नहीं होती है। दोस्तों, गैसों में विसरण की दर इसलिए अधिक होती है क्योंकि रिक्त स्थान अधिक होते हैं। गैस के कणों की गति बढ़ जाती है तापमान बढ़ने से, तापमान घटने से, तापमान समान रहने से या इनमें से कोई नहीं? बताइए। दोस्तों, तापमान बढ़ने से गैस के कणों की गति बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है? ठोस, द्रव, गैस या किसी में नहीं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों, जिसमें स्पेस ज़्यादा होगा, यानी जो गैस होगा, गैस में स्पेस ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे कणों की गति जो है अनियमित रहेगी। ये कण इधर भी आएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी आएंगे, इधर भी जाएंगे। तो इस प्रकार गैस में कणों की गति अनियमित होगी और अत्यधिक तीव्र होगी। अगला प्रश्न, ठोस का तापमान बढ़ने से उसके कणों में कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है? प्रकाश ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा? बताइए। दोस्तों, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि जो कण होते हैं, कणों के मध्य कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के मध्य सामर्थ्य को क्या दर्शाता है? विकर्षण बल, प्रतिक्रिया बल, घर्षण बल, आकर्षण बल? ये चीज़ें आपने जो है पढ़ी होंगी, 8th से 10th तक ये चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के मध्य किस सामर्थ्य को दर्शाता है? दोस्तों, ये होता है आकर्षण बल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सुविधा के लिए केल्विन है। दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसमें भी पूछ लिए जाते हैं। केल्विन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.16 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.48 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.12 केल्विन? बताइए। 21। दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो ये होता है 273 केल्विन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे डाई
एथाइल ईथर, एसीटोन और एन ब्यूटाइल अल्कोहल के क्वथनांक दिए हैं 35 डिग्री, 56 डिग्री, 118 डिग्री। और केल्विन में इसको बताना है, केल्विन स्केल में इनकी व्यवस्था बतानी है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है क्रमवार बताना है। तो दोस्तों डाई एथिल ईथर की अगर बात करें तो यहाँ पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड इन्होंने डाई एथिल ईथर का क्वथनांक बताया है। और हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर होता है। तो 35 डिग्री को अगर हम डाई एथिल ईथर को में 273 केल्विन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 308 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 308। इसी तरीके से एसीटोन 56 डिग्री बताया गया है, 56 डिग्री में अगर 273 केल्विन प्लस किए जाएं तो ये हो जाएगा 329। तो यहाँ पे सी विकल्प में 329 केल्विन क्रमशः दिया हुआ है। उसी प्रकार एन ब्यूटाइल अल्कोहल की अगर बात करें तो 118 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। और अगर हम इसमें केल्विन प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 391 केल्विन। तो यहाँ पे क्रमशः जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा विकल्प सी 308, 329, 391, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हम सभी जानते हैं कि 273 केल्विन होता है। इसी तरीके से हम इनमें प्लस कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन होता है। यदि इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तब आप हल कर लेंगे। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया हुआ है 25 डिग्री, 38 डिग्री और 66 डिग्री को लेकर के केल्विन स्केल पर यदि आप बदलेंगे तो सही तापमान क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन होता है। तो हम डिग्री सेंटीग्रेड को 273 केल्विन में प्लस करेंगे। तो 25 डिग्री को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 298, 38 को तो 311 और 66 को तो 339। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा। बर्फ का गलनांक कितना है, 273.16, 273.46, 273.48, 273.12 केल्विन। बर्फ का गलनांक दोस्तों होता है कितना होता है बताइए आप लोग। दोस्तों ये होगा 273.16 कैलोरी। आगे बढ़ेंगे, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन कितना होगा। तो हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273 होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन का मान जो है वो कितना होगा, वह होगा 373 केल्विन। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गलन की कौन सी ऊष्मा कहते हैं। द्रवण, विद्यमान, जागृत। तो दोस्तों ये बोली जाती है गुप्त ऊष्मा। यही गुप्त ऊष्मा की आप परिभाषा इससे समझ सकते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, वाष्प कणों में 373 यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के कणों में आपेक्ष ऊर्जा होती है, कम होती है, समान होती है, अधिक होती है या शून्य होती है। तो दोस्तों ये होती है अधिक। 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 373 केल्विन पर पानी में कणों में अपेक्षा ऊर्जा अधिक होती है। अगला प्रश्न, कोई गैस द्रव में बदल सकती है दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से, तापमान के बढ़ने और दाब के घटने से, दाब के घटने और तापमान के घटने से, दाब के बढ़ने और तापमान के बढ़ने से। बताइए, विकल्प आपके सामने है। दोस्तों कोई गैस द्रव में तभी बदल सकती है जब दाब बढ़े और तापमान घटे, तो गैस जो है वो द्रव में बदल जाती है। तो विकल्प कौन सा सही होगा, ए सही होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, वायु में आर्द्रता अधिक होने से वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या घटती बढ़ती रहती है। बताइए, वायु में आर्द्रता अधिक होने से वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये जो है वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तेज गति की वायु से वाष्पन होता है। बताइए, तेज गति की वायु से वाष्पन होता है, शीघ्र होता है, धीमा होता है, शून्य होता है या अप्रभावित होता है। दोस्तों तेज गति की वायु से जो वाष्पन होता है वो शीघ्र हो जाता है। हथेली पर एसीटोन पेट्रोल स्प्रिट लगने से ठंडक
क्यों प्रदान करती है बताइए। हथेली पर जब स्प्रिट लगाते हैं, पेट्रोल लगाते हैं या एसीटोन लगाते हैं तो ठंडक आ जाती है, अपनी प्रकृति के कारण, वाष्पीकरण के कारण, संवहन के कारण या संचरण के कारण बताइए। दोस्तों ये होती है वाष्पीकरण के कारण, यानी कि जैसे ही पेट्रोल हमारी हथेली पर लगाया जाता है वैसे ही बहुत जल्दी इसमें वाष्पीकरण होने लगता है, ये उड़ने लगता है। इस वजह से हमें ठंडक का अनुभव होता है। निम्नलिखित में से किस सेट में प्रक्रमों के तापमान बढ़ाने से वृद्धि होगी? विसरण वाष्पन गैसों की संपीड़ितता, वाष्पन गैसों की संपीड़ितता, घुलनशीलता। वाष्पन विसरण गैसों की संपीड़ितता, वाष्पन घुलनशीलता, विसरण या गैसों की संपीड़ितता। किस सेट के प्रक्रमों में तापमान बढ़ाने से वृद्धि होगी? तो ये क्रम कैसा होगा? ये क्रम होगा तापमान बढ़ाने से जब वृद्धि होगी तो वाष्पन और उसके बाद गैसों की संपीड़ितता और घुलनशीलता से जो है तापमान बढ़ाने से वृद्धि होगी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। तापमान और दबाव संबंधी विशिष्ट शर्तों के अधीन गैसों को द्रव अवस्था में लाया जाता है। इसके लिए शर्तों की सही स्थिति क्या है? निम्न तापमान, निम्न दबाव, उच्च तापमान, निम्न दबाव, निम्न तापमान, उच्च दबाव या उच्च तापमान, उच्च दबाव बताइए। दोस्तों ये होता है निम्न तापमान और उच्च दबाव। तापमान और दबाव संबंधी विशिष्ट शर्तों के अधीन गैसों को द्रव अवस्था में लाया जाता है निम्न तापमान और उच्च दबाव के द्वारा। 34 की तरफ बढ़ेंगे। कुछ पदार्थों को बढ़ते हुए आकर्षण बल के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सही व्यवस्था कौन सी है? जल, हवा, आंधी, हवा, चीनी, तेल, ऑक्सीजन, जल, चीनी या नमक, जूस, हवा बताइए। दोस्तों ऑक्सीजन, जल और चीनी ये जो है आकर्षण बल के क्रम में है, व्यवस्थित क्रम में है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जल के वाष्पन को बढ़ाएगी? जल के तापमान में वृद्धि, जल के तापमान में कमी, जल के क्षेत्र को कम खुला छोड़ना, जल में नमक मिलना बताइए। जल के वाष्पन को कौन सी स्थिति इसमें से बढ़ाएगी? दोस्तों ये स्थिति होगी जल के तापमान में वृद्धि, यानी कि जैसे ही जल के तापमान में वृद्धि की जाएगी कणों में गतिशीलता आएगी और निश्चित रूप से वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तेज धूप वाले दिन में लोग अपने घरों के खुले स्थानों और छतों पर छिड़काव करते हैं ताकि गर्म सतह शीतल हो जाए। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है, वाष्पीकरण से नमी बढ़ती है, वाष्पीकरण से वाष्प बढ़ जाते हैं, वाष्पीकरण से सतह शुष्क हो जाती है। क्या कारण है जिससे जो है गर्म सतह शीतल हो जाती है? दोस्तों वाष्पीकरण से जो है ठंडक उत्पन्न होती है, आप सभी जानते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आप लोगों को सीखने को मिलेगा, तो इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए ताकि सूती कपड़े पसीना अवशोषित कर लें, सूती कपड़े पसीनों को वाष्पीकृत कर दें, सूती कपड़े पसीनों को अपने भीतर अवशोषित ना करें, सूती कपड़े शरीर को सुरक्षित रख सकें। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? दोस्तों इसलिए पहनने चाहिए कि सूती कपड़े पसीने को वाष्पीकृत कर दें जिससे जो है ठंडक बनी रहे, क्योंकि वाष्पीकरण जब होता है तो ठंडक आ जाती है। जैसे आप पेट्रोल हथेली पे लगाते हैं और उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत जल्दी होती है, इस वजह से वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है और हाथ में ठंडक लगने लगती है। अगला प्रश्न। किसी बर्तन में बर्फीला जल रखने से बर्तन के बाहरी तल पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? वायु में उपस्थित जल वाष्प द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, बर्तन के भीतर जल की बूंदें बाहर आ जाती हैं, बर्तन पर जल की बूंदें हवा में इकट्ठी हो जाती हैं, या इनमें से कोई कारण नहीं है? दोस्तों वायु में उपस्थित जल वाष्प द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने से जो क्रिया होती है वह कौन सी होती है? क्वथनांक, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या द्रवण? अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने से कौन सी क्रिया होती है? दोस्तों ये क्रिया होती है ऊर्ध्वपातन। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या है? ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, गैस से द्रव में बदलना या ठोस से गैस में बदलना बताइए। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या है?
आप सभी लोगों ने अगर सही तरीके से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से कक्षा 8, 9, 10 में आप जानते होंगे कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों, ठोस का गैस में बदलना जो है कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। शुष्क बर्फ है, सूखी बर्फ, जमी हुई ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है, यहाँ तक कि पीसीएस लेवल में भी ये प्रश्न पूछा गया है। शुष्क बर्फ क्या कौन सी है इसमें से? दोस्तों, जो शुष्क बर्फ होती है वो होती है ठोस CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ जो होती है वो किस वायुमंडलीय दाब पर बनती है? 1 एटमॉस्फेयर, 1.2 ATM या 1.5 ATM या 1.7 ATM। दोस्तों, जो शुष्क बर्फ होती है उसका वायुमंडलीय जो दाब होता है वो होता है 1 एटम यानी कि ATM, एटमॉस्फेयर। आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा जल किस कारण से ठंडा हो जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिसरण या वाष्पन, किस कारण ठंडा हो जाता है बताइए? दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े का जल वाष्पन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। द्रवों में बहाव का गुण विशिष्ट होता है, कौन सा कथन सही है? केवल गैस द्रव की तरह व्यवहार करती हैं, गैस और ठोस द्रव की तरह व्यवहार करते हैं, गैस और तरल ही द्रव की तरह व्यवहार करते हैं, केवल तरल ही द्रव होते हैं। दोस्तों, बहाव का जो गुण है, बहाव का जो गुण है वो द्रव में विशिष्ट होता है, आप सभी जानते हैं। बताइए दोस्तों, गैस और जो तरल द्रव होते हैं वो द्रव तरल ही द्रव की तरह व्यवहार करते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे वीडियो आपको जूनियर उच्च प्राथमिक स्तर के देखने को मिल जाएंगे। और जो लोग यूपी टेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर स्तर की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जूनियर की जो वैकेंसी आने वाली हैं और उनका टेट नहीं पास है, चाहे वो आर्ट साइड के हों चाहे साइंस साइड के हों, अभी तो साइंस की सीरीज़ चल रही है। साइंस के जो प्रश्न हैं वो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए यानी कि सुपर टेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो आर्ट साइड के सीरीज आएगी, आर्ट साइड के प्रश्न आएंगे, वो भी जो है शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य हैं। तो सभी को ये वीडियो देखने चाहिए। जल्द ही मिलेंगे आपको एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा और साथ ही साथ आपके TT एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।